Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hello friends, how are you all? So friends, my name is CA Mohit Prajapati, the mentor for you for CA Foundation Law. And friends, if you are preparing for CA Foundation Law December 21, so I have to drag attention of all of you because there are slight amendments in your syllabus of company law which is applicable for December 21 एग्जामिनेशन. सो आपको वो सारे अमेंडमेंट्स करना बहुत जरूरी है. हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में वो अमेंडमेंट्स के ऊपर सवाल पूछे जाए. तो ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है. आपको इस लेक्चर को देखने के बाद वो सारे अमेंडमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका प्रिपरेशन सही ढंग से हो जाएगा और हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में उसका फायदा हो. तो इन अमेंडमेंट लेक्चर्स को, इस अमेंडमेंट लेक्चर को पूरा का पूरा देख लेना एंड तक, ताकि आप सारे अमेंडमेंट के साथ क्लियर हो जाओ. सो ये जो वीडियो हम लोग देखने वाला है अभी, ये वीडियो स्पेसिफिकली सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड हुआ था. उनमें से कुछ बातें आपके सीए फाउंडेशन पे भी अप्लाई करती है, तो इसलिए वही पार्ट जो सीए इंटर वाला अमेंडमेंट्स का लेक्चर था, उसमें से जो पार्ट आपके लिए जरूरी है, आपके लिए रेलेवेंट है, वो पार्ट मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली कट करके, क्रॉप करके आपके सामने रखा हुआ है. तो इस अमेंडमेंट लेक्चर को पूरा देखिएगा. बात रही अमेंडमेंट नोट्स की, तो अमेंडमेंट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ दिया है. आप अपने उन अमेंडमेंट नोट्स को इस ग्रुप पे जाके आप उन अमेंडमेंट लेक्चर्स, अमेंडमेंट नोट्स को ले सकते हो. ठीक है, चलो. सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अमेंडमेंट लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. तो आते हैं अपने अमेंडमेंट नोट्स में. तो बिफोर स्टार्टिंग अगेन मैं आपको एक मैंने आपको ग्रुप पे मैसेज भेजा हुआ था कि जो भी बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं अब इस अमेंडमेंट क्लास, तो उनके पास हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स होना चाहिए, बिकॉज जो भी नोटिंग हम लोग करवाते हैं वो इस अमेंडमेंट नोट्स में ही आप करेंगे. तो आई गेस कि आप सब लोगों के पास ये अमेंडमेंट की नोट्स की कॉपी, हार्ड कॉपी आपके पास है, बिकॉज ऑन सॉफ्ट कॉपी में देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. बिकॉज अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो कैसे ओपन करेंगे मोबाइल में, और मोबाइल में देख रहे हो आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो कैसे लेक्चर और नोट्स को कैसे रेफर करेंगे. तो मेक श्योर दैट आपके पास हार्ड कॉपी है. अगर किसी के पास हार्ड कॉपी नहीं है तो मेक श्योर दैट आपके पास एक नोटबुक है. नोटबुक में जहां जहां पे अमेंडमेंट है उसका सेक्शन नंबर और जो भी नोटिंग मैंने करवानी है अभी इस क्लास में, वो नोटिंग आप वहां पे कर रहे हो, और बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल करके वापस एक बार उस अमेंडमेंट नोट्स में नोटिंग करो. होता यूं है कि आप लिखोगे एक जगह पे, आपके नोट्स होंगे एक जगह पे, तो वो रेफरेंस के लिए मुश्किल होगा और पता चला उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया. तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स ले लो और उसका प्रिंट आउट वगैरह निकालो. अगर नहीं है तो साइड में लिख दो किसी और नोटबुक में, एंड देन वापस अमेंडमेंट नोट्स में उसका नोटिंग करवाओ, ताकि एक जगह पे आपके सारे अमेंडमेंट्स आ जाए और आप उसको अपने रेगुलर नोट्स के साथ अमेंडमेंट नोट्स को रेफर करवाओ सही तरीके से. बिकॉज हो सकता है कि अमेंडमेंट से ही आपके कुछ सवाल बन जाए, और एवरी अटेम्प्ट में अमेंडमेंट लाने का मतलब यही है, अमेंडमेंट क्लास लेने का मतलब यही है, बिकॉज एवरी टाइम अमेंडमेंट लेक्चर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. भाई 6-10 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अमेंडमेंट से, तो भाई किसके है वो. ठीक है, तो इतना प्रिपरेशन करेंगे, 6-10 मार्क्स आपके हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे. तो मेक श्योर दैट जो भी बातें, इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो. बाकी जो बच्चे मेरे से सीखे हुए नहीं है, अगर उनको ये अमेंडमेंट की नोट चाहिए, तो जहां पे आपको ये अमेंडमेंट नोट मिलेंगे वो रहा मेरा ग्रुप. उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा. आप वहां से जाके इन अमेंडमेंट लेक्चर की नोट्स को ले सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो. ठीक है, चलो. सो अगेन हम लोग शुरू करेंगे अभी मेन अपने अमेंडमेंट क्लास के साथ. तो पहला अमेंडमेंट आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी में, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आउट ऑफ ऑल दिस अमेंडमेंट. तो प्रिलिमिनरी चैप्टर में हमने देखा हुआ था, ये अपना चैप्टर सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 को डील कर रहा है. सेक्शन नंबर 1 दैट इज एप्लीकेबिलिटी, एक्सटेंड वगैरह, इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है. डायरेक्टली सेक्शन नंबर 2 में अमेंडमेंट्स है. एंड यू ऑल नो दैट सेक्शन नंबर 2 में क्या आता है, बोलो, बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं. तो सेक्शन नंबर 252 में एक डेफिनेशन आ रही थी आपकी, दैट इज लिस्टेड कंपनी, इफ यू रिमेंबर. तो इसके पहले हम लोग लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या पढ़ते थे. तो वॉइस लो आ रहा है, लेट मी जस्ट चेक. इज इट सो? हेलो, am I audible properly? Please let me know.
whether voice is coming properly. आसिफ बेटा चेक करो whether voice is coming properly. चेक योर डिवाइस आसिम बेटा, बाकी सब लोगों को तो आवाज आ रही है. यस, चलो. सो पहला आपका जो अमेंडमेंट आ रहा है वो आ रहा है आपके सेक्शन नंबर 252 लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में. तो आपने इसके पहले लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या समझा था? ऐसी कोई भी कंपनी जो अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती है ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते थे. लेकिन आज की तारीख पे ये लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में आ गए हैं बहुत सारी चेंजेस, और आज आप लोग लिस्टेड कंपनी किसको बोलोगे किसको नहीं बोलोगे उसमें आ गया है एक सिग्निफिकेंट चेंज. पहले इस लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में क्या चेंज आया है वो देख लेते हैं. द फॉलोइंग प्रोवाइजो शाल बी इंसर्टेड. जो भी आपका डेफिनेशन था आज के दिन पे, दैट इज द कंपनी विच हैज लिस्टेड देयर सिक्योरिटीज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके नीचे एक प्रोवाइजो ऐड करेंगे. प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ द कंपनीज विच हैव लिस्टेड or intend to list such class of securities as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as a listed company. मतलब ये बताया गया है कि ऐसी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जिन्होंने अपने कुछ सिक्योरिटीज को, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया है या लिस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे. यानी कि भले ही आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो चुकी है या लिस्ट होने वाली है, कुछ सिक्योरिटीज के लिए कुछ कंपनीज ने भले ही लिस्टेड है लेकिन हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे. तो एज में भी प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? कुछ बातें रूल से निकल करके आ रही है. तो कौन से रूल्स हैं जो बताए हैं बनाए हैं इस बारे में? तो नीचे आपके रूल नंबर 2A, दैट इज सब रूल. रूल नंबर 1, सब रूल 2A. पहले रूल नंबर 2 डील कर रहा था, अब नया रूल सब रूल 2A ऐड किया है, और यहां पे आपको बताया है कि कौन सी कंपनी जो ऑलरेडी अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवा चुकी है या कर रही है, उसको भले ही वो लिस्टेड है लेकिन उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे. अब इस रूल को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया दे दूंगा, डिटेलिंग बताऊंगा, फिर आपको इस रूल की बातें समझ आएगी. ठीक है, तो बात करें पहली अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 252 लिस्टेड कंपनी के बारे में. तो एज यू ऑल नो कि कोई भी कंपनी जो होती है वो कितने प्रकार की सिक्योरिटी प्राइमरीली इशू कर सकती है. तो कोई भी कंपनी हो उसके पास सिक्योरिटीज का जो इशू होना है वो कौन से प्रकार की होती है? तो पहला सिक्योरिटी होती है आपकी इक्विटी शेयर्स. तो कंपनी चाहे तो अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है, उसको लिस्ट करवा सकती है. दूसरा हो सकता है आपके पास, कंपनी के पास कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हो या फिर नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हो. तो जो भी मैं सिक्योरिटीज के प्रकार यहां पे ले रहा हूं, दैट इज व्यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर अमेंडमेंट. तो कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है आपके डिबेंचर्स हो, और अगेन नॉन कन्वर्टिबल में भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं और डिबेंचर्स भी हो सकते हैं. यस और नो? तो इतने प्रकार के सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, और प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स में कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं. इसमें रिडीमेबल, इरिडीमेबल सारी बातें ऐड होती है, चाहे कन्वर्टिबल में प्रेफरेंशियल रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंसेस, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, उसमें रिडीमेबल, इरिडीमेबल सारे इंक्लूड हो जाएंगे, ये आप मान लो. ठीक है, तो ये वाली सिक्योरिटीज है. अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, ओके, आप सब लोग थोड़ा ध्यान देंगे. अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, तो एज यू ऑल नो प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू लेके नहीं आ सकती. यस और नो? पब्लिक इशू लेके नहीं आ सकती. इट इज नॉट अलाउड फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू हैव अ पब्लिक इशू. वही अगर बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो अपने वो सिक्योरिटी चाहे जो भी हो ऊपर दिए गए, वो अपनी सिक्योरिटीज को प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू कर सकती है. अब प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कौन कौन से सिक्योरिटी जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, एक तो अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकती है, हो सकता है कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हो सकता है नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज हो. ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्टिबल में अपने पास दो प्रकार की सिक्योरिटीज है. चाहे आपके सिक्योरिटीज कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियर्स हो, चाहे आपके सिक्योरिटीज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो. इन दो सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू हो रहे हैं,
या आपके कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए एक प्राइवेट कंपनी इशू कर रही है, इन लोगों का लिस्टिंग अलाउड नहीं है। इट इज नॉट अलाउड टू हैव लिस्टिंग। तो लिस्टिंग अलाउड नहीं है, ये लिस्ट नहीं हो सकते। वहीं अगर मैं बात करता हूं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर्स की भी, तो इन प्रेफरेंस शेयर्स को भी लिस्टिंग करवाना अलाउड नहीं है। तो मतलब अगर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू कर रही है, या नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, इन दोनों को भी क्या नहीं है, बोलो, लिस्टिंग अलाउड नहीं है। सो दीज सिक्योरिटीज कैन नॉट बी लिस्टेड, लिस्टिंग नॉट अलाउड, लिस्टिंग नॉट अलाउड। आप इसको अनलिस्टेड ही क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो। वही अगर मैं बात करता हूं किसकी, वही अगर मैं बात करता हूं डिबेंचर्स की, तो अगर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट की का यूज करके अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो उसको लिस्टिंग करवाना पहले अलाउड था, उसका लिस्टिंग करना अलाउड था। क्यों लिस्टिंग अलाउड था? अगर मान लेते हैं बैंकों वगैरह कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही है, ओके, एज ए सिक्योरिटी या फिर जो भी लोन उठा रही है, और कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही है, इन दैट केस बैंक को सिक्योरिटी पर्पज के लिए बैंक आपसे वो लिस्टिंग करवाने का डिमांड करवा सकती है। तो बैंक अगर डिमांड करती है तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, अपने डिबेंचर्स को जो नॉन कन्वर्टेबल है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बैंक को इशू करेगी और बैंक की डिमांड पे उसको लिस्ट करवा सकती है। ओके, और पहले हमारे डेफिनेशन में जो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन थी उसमें क्या था कि अगर कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती है ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उसमें ये भी आती थी, दैट इज प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के यूज करके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को लिस्ट करवा करके उसको बैंक को इशू कर रही है, यस और नो, तो बैंक पर्पज। ओके, तो उसको पहले हम लोग क्या बोलते थे, लिस्टेड कंपनी बोलते थे। क्या बोलते थे? लिस्टेड कंपनी बोलते थे। लेकिन इस डेफिनेशन से आपका ये क्राइटेरिया क्या हो गया, बोलो, फिनिश हो गया, और आज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी बोलेंगे। तो प्रोविजन क्या निकल करके आ रही है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के का यूज करके अपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू कर रही है, और इशू करने से पहले उन डिबेंचर्स को अगर लिस्ट करवा रही है ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड उसके बाकी सारे सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है और ये लिस्टिंग करना तो वैसे ही अलाउड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो पहले उसको लिस्टेड बोला जाता था, लेकिन आज के तारीख पे उसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसा जो आपका प्रोविजन है कि इसको पहले लिस्टेड बोला जाता था, अब इसको लिस्टेड नहीं बोला जाता है, ऐसा क्यों होगा? ओके, व्हाई सच काइंड ऑफ प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, what are the impact or what are the consequences of not calling it as a listed company? ओके, आपने सेक्शन नंबर 138 पढ़ा है, ओके, जो है आपका इंटरनल ऑडिट का, यस और नो? तो इफ यू सी इंटरनल ऑडिट के एप्लीकेबिलिटी को हमने पढ़ा हुआ है, तो उसमें पहला ही एप्लीकेबिलिटी थी, दैट इज कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया, उस लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। ओके, उसमें बाद में डीपी ओटीपी था, ओके, जो हमने पढ़ा था 25, 50, 100, 200 ये लिमिट थे, तो उस लिमिट को ना मानो, आप पहले ही एप्लीकेबिलिटी को देखो कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल था। और पहले जो हम लोग प्राइवेट कंपनी इस प्रकार से अपने डिबेंचर्स को लिस्ट करवाती थी, उसको ये एप्लीकेबिलिटी लागू हो जाती थी और उसको इंटरनल ऑडिट का क्लॉज जो है, प्रोविजन जो वो अप्लाई करते थे, अननेसेसरली उस प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट कंपलसरली करवा के लेना पड़ता था। लेकिन आज इसको अनलिस्टेड बोलने से ये इस क्राइटेरिया से निकल जाएगी और इसको अभी इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। वैसे बहुत सारी सेक्शन है, 470 सेक्शंस अपने कंपनीज एक्ट में है, उसमें बहुत सारे ऐसी एप्लीकेबिलिटी है। दूसरी एप्लीकेबिलिटी अगर मैं बोलता हूं तो वो आता है आपका सेक्शन नंबर 139 में, आई गेस, ओके, वो आता है आपका रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, ओके, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। और उसमें भी एक पॉइंट था, दैट इज कोई भी अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसको रोटेशन वाला क्लॉज अप्लाई करता था, लेकिन आज के तारीख पे कोई भी प्राइवेट कंपनी ये जो है उसको रोटेशन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करता है। वही अगर और एक सेक्शन देखता हूं मैं, सेक्शन नंबर 121, वो था आपका रिपोर्ट ऑन एजीएम, यस और नो, रिपोर्ट ऑन एजीएम। तो जो भी एजीएम हो रही है उसका रिपोर्ट आपको फाइल करना होता था विद द आरओसी बना करके, उसमें भी लिस्टेड कंपनी जो थी उसको ये वाला प्रोविजन अप्लाई करता था। पहले प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई करता था, लेकिन आज
प्राइवेट कंपनी को ये रिपोर्ट ऑन एजीएम बनाना नहीं है। और एक पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूंगा तो इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग का सिलसिला अगर आपको याद है, ये सुनो, तो कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की फैसिलिटी अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन आज ये प्राइवेट कंपनी जिसको पहले ये इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग अप्लाई करता था, अब इसको अप्लाई नहीं होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ झलकियां मैंने आपको बता दी कि कहां कहां पे इसका इंपैक्ट आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इस प्रोविजन को देखते हैं तो ना ही प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू कर सकती है, तो लिस्टिंग का सवाल पैदा नहीं होता है। ना ही प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से अपने इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू कर रही है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो उसको भी लिस्टिंग अलाउड नहीं है, तो वो अनलिस्टेड हो गई। और पहले जो अपने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करती थी उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते थे, लेकिन आज की तारीख में उसको अनलिस्टेड ही बोलते हैं। तो मोटा मोटी बात कर ले तो नो प्राइवेट कंपनी नाउ will be called as what? A listed company। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो हमको क्लास में हमको बताया गया है, हम लोग सीखे हुए हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। तो आज हम लोग डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, आज कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहां से भी नोट से पढ़ेंगे। सब रूल 2A में यही बातें लिखी हुई है, नया सब रूल है जो ऐड हुआ है। सब रूल 2A बताता है companies not to be considered as a listed companies for the purposes of this proviso to section 252 of the act, the following classes of the companies shall not be considered as a listed company, namely कौन सी? पहले पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। पब्लिक कंपनी विच हैज नॉट लिस्टेड, चलो पब्लिक कंपनी का डिस्कस नहीं हुआ है अब तक, तो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी में डील करते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, डेट सिक्योरिटी का मतलब होता है डिबेंचर्स, on a private placement basis on a recognized stock exchange in terms of SEBI LODR regulation, that issue and listing of debenture securities regulation 2008। तो अगर मान लेते कोई प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी दैट इज डिबेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू करने के लिए रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे उसको लिस्ट करवाती है, तो वो कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसको हम लोग क्या मानेंगे? एक अनलिस्टेड कंपनी मानेंगे। ओके, अब ये बात होगी किसकी? प्राइवेट कंपनीज की। वही बात करते हैं पब्लिक कंपनीज को। तो पब्लिक कंपनी के लिए क्या सीन होगा देखो यहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं आपकी कोई भी एक पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है अपने सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए। पहला होता है पब्लिक इशू, और दूसरा कंपनी क्या कर सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी अपने सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। अगर पब्लिक इशू करके लेके आना है पब्लिक कंपनी, तो आज की तारीख पे उसके लिए लिस्टिंग क्या है बोलो? कंपलसरी है। तो विदाउट लिस्टिंग आप क्या नहीं कर सकते? पब्लिक इशू लेके नहीं आ सकते आपकी किसी भी सिक्योरिटीज का। तो ये तो लिस्टेड हो ही गई। दूसरा, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पब्लिक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है, कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, ठीक है, या फिर नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं पब्लिक कंपनी इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, इसमें डिबेंचर और प्रेफरेंस दोनों आ गए, चाहे तो इसको लिस्ट करवा सकती है। इट कैन गेट लिस्टेड, अगर ये लिस्टेड करवाती है तो उस पब्लिक कंपनी को पहले भी लिस्टेड कंपनी बोला जाता था, आज भी इसको लिस्टेड कंपनी ही बोलेंगे। तो इसमें कुछ चेंज नहीं है। चेंज आता है आपके नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में। तो अगर मान लेते हैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अपने नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस या डिबेंचर्स को इशू करवा रही है, तो इसको भी वो क्या करवा सकते हैं? लिस्ट करवा सकते हैं। इसको भी लिस्ट करवा सकते हैं, कैन गेट लिस्टेड। पहले इसको लिस्टेड बोला जाता था, लेकिन आज के तारीख पे इसको अनलिस्टेड माना जाएगा। ओके, आज के तारीख पे इसको अनलिस्टेड माना जाएगा। मतलब यहां पे अमेंडमेंट क्या आया है? अमेंडमेंट ये आया है कि अगर मान लेते हैं आपकी पब्लिक कंपनी है और वो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अपने नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को लिस्ट करवा करके इशू कर रही है, तो आज इसको हम लोग क्या मानेंगे? एक अनलिस्टेड कंपनी मानेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? तो वही अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा था, तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या था?
ओनली डिबेंचर में अमेंडमेंट था, बिकॉज बाकी जगह पे तो वो लिस्टिंग अलाउड ही नहीं है, वो अनलिस्टेड ही है। लेकिन पब्लिक कंपनी में अपने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, चाहे वो प्रेफरेंशियल्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, उसको लिस्ट करवा करके वो इशू कर सकती थी। लेकिन पहले इसको लिस्टेड बोला जाता था, लेकिन आज की तारीख पे इसको लिस्टेड नहीं बोलेंगे। तो किसी भी पब्लिक कंपनी का प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अगर इशू कर रही है और लिस्ट करवा करके इशू कर रही है, तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। अब आपके लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर मान लेते हैं कोई भी एक पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, बात सुनो, क्वेश्चन ढंग से सुनना। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप दे पाए तो आपको ये जो प्रोविजन है, जो अमेंडमेंट है, वो समझ आई है, ऐसा मैं मानूंगा। तो अगर मान लेते हैं आपकी पब्लिक कंपनी है, उसने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवा दिया है, वो अपने इक्विटी शेयर को लिस्ट करवा करके पब्लिक इशू करवाती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू करती है, वो उसका सवाल है। लेकिन आज के तारीख पे ये पब्लिक कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवा चुकी है। अब उसके बाद कंपनी के पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, और इसको कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए इशू करना चाहती है, और उसके लिए उसने क्या करवा दिया है, अपने इस डिबेंचर्स को क्या करवा दिया है, लिस्ट करवा दिया है ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड ऑन व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो आप बताएंगे ये जो पब्लिक कंपनी, चलो नाम देते हैं ईपीए लिमिटेड, तो क्या ईपीए लिमिटेड को लिस्टेड बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? प्लीज लेट मी नो, क्या इसको लिस्टेड बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा? देखते कौन इसका जवाब दे पाता है। तो राज बेटा बोल रहा है इसको लिस्टेड बोला जाएगा। ओके, बाकी लोग भी जवाब देंगे फटाफट। वी डोंट हैव अ होल डे टू लुक आफ्टर। वेरी गुड, जबरदस्त जवाब आप लोगों का, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मुझको लगता है कि अमेंडमेंट लेक्चर जो अभी अगला होने वाला है, अभी जो अमेंडमेंट डिस्कस होंगे वो आपको सही तरीके से समझेंगे। अब इसको लिस्टेड माना जाएगा, वाई? बिकॉज भले ही आपके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, इसके बारे में वो बोलते हैं कि वो लिस्टेड है तो वो अनलिस्टेड मानो, लेकिन पहले ही आपके इक्विटी शेयर जो है वो लिस्टेड हो चुके हैं, तो इसको लिस्टेड कंपनी ही माना जाएगा। यस नो? तो इस प्रोविजन को आप सही ढंग से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस आसिम बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो ये प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई करता है? ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स को ऑलरेडी लिस्ट करा हुआ नहीं है। अगर ऑलरेडी आपकी पब्लिक कंपनी है और उसने अपने इक्विटी शेयर्स को ऑलरेडी लिस्ट करवा दिया है, तो आपको लिस्टेड कंपनी ही माना जाएगा। इट इज इररिलेवेंट कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए नॉन कन्वर्टेबल को लिस्ट करवाते हो या नहीं करवाते हो। तो ऐसी कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करा हुआ नहीं है, और अगर उस कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको हम लोग एनसीडी भी बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर डेट सिक्योरिटीज इशूड किया हुआ है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, और अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया हुआ है ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? इन दोनों कंपनी को क्या मानेंगे? अनलिस्टेड कंपनी मानेंगे। क्या मानेंगे? अनलिस्टेड कंपनी मानेंगे। तो मोटा मोटी इस अमेंडमेंट को अगर मैं नटशेल में रिवाइज करूंगा, तो ऐसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवा करके इशू कर रही है, तो उसको आज के दिन पे अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा, भले ही उसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्टेड है। और आज की तारीख में कोई भी प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं मानी जाएगी। वहीं पे अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं, अगर उस पब्लिक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स को ऑलरेडी लिस्ट करा हुआ नहीं है, और अगर वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, अगर उसको लिस्ट करवाती है, और यही वो सिक्योरिटीज है जो लिस्ट है, बाकी कुछ भी सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड नहीं है, तो पहले उसको लिस्टेड माना जाता था, लेकिन आज की तारीख पे उसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा, और उसके इंपैक्ट जो है वो यहां पे होते। ओके, तो ये उसके इंपैक्ट वाले प्रोविजंस है। पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, उसमें से मैंने कुछ उठा करके आपके सामने रख दिए कि इसको लिस्टेड या अनलिस्टेड मानने या ना मानने से कहां पे इसका इंपैक्ट आएगा। आपको अभी जब कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, सीए फाइनल में, सीए इंटर में जब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बातें दिमाग में होनी चाहिए कि ये किसको आप फॉलो करना है, वो किसको फॉलो करना है। ओके,
समझ गए? तो ये हो गया आपका पहला अमेंडमेंट। आई गेस आपको ये अमेंडमेंट क्लियर है। उसमें पॉइंट नंबर सी आ रहा है, सब रूल 2 में पॉइंट नंबर सी आ रहा है that public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange, ठीक है, ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाया है, but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction specified in section number 23 subsection 3 of this act। अब ये जो सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3 है ना, वो अपने अमेंडमेंट में तो आया हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट में तो पास हुआ है, लेकिन अब तक ये नोटिफाइड नहीं है। तो प्लीज राइट डाउन ओवर हियर दैट नॉट नोटिफाइड येट। अब तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है, अब तक ये अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन उसको पास करके रखा हुआ है। जैसे ही ऑफिशियल गैजेटिंग में इसका डेट आ जाएगा कि इस डेट से आपने इसको फॉलो करना है, तो आपने करना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे आज ना कल, ये फॉलो हो, ये अप्लाई होने ही वाला। तो ये क्या बता रहा है कि सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में जो भी जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन जुरिडिक्शन। ओके, बात को समझो, ये बात कर रहे हैं फॉरेन जुरिडिक्शन। तो सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नोटिफाई कर सकती है कि अगर मान लेते हैं आपकी कोई भी एक पब्लिक कंपनी, जैसे ईपीए लिमिटेड, कान खुले, हाँ, ईपीए लिमिटेड, अगर ईपीए लिमिटेड ने इंडिया में अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवाया नहीं है, दीज आर नॉट लिस्टेड, लेकिन ईपीए लिमिटेड अपने इक्विटी शेयर्स या किसी भी सिक्योरिटीज को अगर फॉरेन में जो भी जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है, चाहे मान लेते वो यूएसए बोले, चाहे यूके बोले, चाहे वो दुबई बोले, जो भी बोले, ठीक है, अगर ईपीए लिमिटेड ने इंडिया में अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवाया नहीं है, और अगर वो अपनी ईपीए लिमिटेड फॉरेन में किसी भी जुरिडिक्शन में, जो जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट 23 सबसेक्शन 3 में बताएगा, उसमें अगर इशू करना चाहती है, ओके, तो उनको उन स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे यूएस का नैस्डैक हो गया, ओके, तो यूके का कोई स्टॉक एक्सचेंज है, दुबई का कोई स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे उसको लिस्ट करवाना पड़ेगा, बिकॉज ये पब्लिक कंपनी है, एंड विदाउट लिस्टिंग ऑन सिक्योरिटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ दैट कंट्री, यू कैन नॉट इशू दैट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक ऑफ दैट कंट्री। तो अगर मान लेते इशू करना चाहती है और उसको अगर लिस्ट करवाती है इन द रिस्पेक्टिव कंट्री स्टॉक एक्सचेंज, तो हम अपने इंडिया के कंपनीज एक्ट के लिए उसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, बिकॉज वो लिस्ट कहां पे हुई है? वो लिस्ट हुई है कहां पे? फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो खाली पीली इंडिया के लिस्टेड कंपनी के प्रोविजंस ऐसी कंपनी के ऊपर क्यों डाले जिनके सिक्योरिटीज इंडिया में लिस्ट ही नहीं है, जो फॉरेन में लिस्टेड। ओके, तो आज के तारीख पे ये सेक्शन जो है नोटिफाई नहीं हुआ है, ये जुरिडिक्शन अब तक कंपनीज एक्ट ने नहीं बताया है, तो इसका मतलब ये है कि आज के तारीख पे कोई भी पब्लिक कंपनी फॉरेन में अपने सिक्योरिटीज को डायरेक्टली इशू नहीं कर सकती। तो फॉरेन से अगर फंडिंग उठाना है तो क्या करती है? तो हमने जीडीआर एडीआर पढ़ा रहेगा, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट, ओके, तो ये जो एडीआर जीडीआर है, इसका इशू कर करके वो कंपनी क्या कर सकती है? अपने पैसों को उठा सकती है, सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। ये अपने सिलेबस में है, लेकिन ये सेक्शन नोटिफाई नहीं है बाय दी ICAI फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इसको हमने शायद से नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे सेक्शन आ जाएगा, ये 23(3) आ जाएगा, इसका जो रेलेवेंस है वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस के लिए एडीआर जीडीआर क्या है ये पढ़ना नहीं है, बस ये समझो कि 23(3) में जो भी फॉरेन जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, अब तक नोटिफाइड नहीं है, अगर उन नोटिफाइड जुरिडिक्शन में, फॉरेन जुरिडिक्शन में अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाती है, तो उसको लिस्टेड माना नहीं जाएगा, प्रोवाइडेड उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो ये रहा आपका सेकेंड अमेंडमेंट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी चैप्टर फ्रॉम रूल नंबर 2A, ठीक है। तो आई गेस आपको ये वाला जो अमेंडमेंट है वो क्लियर है। बताएंगे ये दोनों अमेंडमेंट आपको क्लियर है या नहीं है, whether speed is going okay or it is getting too late or too fast, so that I can move on with the same speed for the further amendments। बताएंगे क्या इस स्पीड से जाएं और आपको ये अमेंडमेंट समझ रहे हैं, whether my discussion is clear to you or not। क्लियर, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट आ रहा है आपका, अगेन बहुत बड़ा अमेंडमेंट, दैट इज
स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में। तो सेक्शन नंबर 285 में हमने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा हुआ था। पहले अर्लियर डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर उसमें क्या चेंज हुआ है वो समझते हैं। तो सेकंड आपका अमेंडमेंट आ रहा है, दैट इज स्मॉल कंपनी के अमेंडमेंट में, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में, सॉरी, सेक्शन नंबर 285 स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन। अगर आपको याद है, भूली बिसरी याद है, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या हुआ करता था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, एनी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में स्मॉल कंपनी नहीं आती है, तो कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कुछ लिमिट तक था, जिसका टर्नओवर कुछ लिमिट तक था। अब ये लिमिट क्या था, अगर मान लेते हैं आपके प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा टप नहीं रहा है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और लेस और टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ अगर है, तो उस कंपनी को हम लोग क्या मानते थे, एक स्मॉल कंपनी मानते थे। और ये लिमिट बढ़ा सकती है गवर्नमेंट अप टू 10 करोड़, और ये टर्नओवर की 2 करोड़ की लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट दैट इज लॉ मेकर्स दे रहे थे। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, इसी पावर को उन्होंने यूज किया, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूज किया है। एक्ट में अभी भी 50 लाख और 2 करोड़ है, लेकिन जो एज में भी प्रिस्क्राइब करके पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया करता था, वो पावर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार यूज किया है। और इस लिमिट को, 50 लाख की लिमिट को उन्होंने एक्सटेंड करके 2 करोड़ करा हुआ है, और इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 20 करोड़ करा हुआ है। हाँ, आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ा सकती है, लेकिन कहां तक, 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है, और इस 20 करोड़ की लिमिट को बढ़ा करके 100 करोड़ कर सकती है। तो आज आपने 3 टाइम लिमिट को याद करना है, ठीक है। दैट इज किसी, कोई भी ऐसी आपकी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है एंड उसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है, तो उसको एक स्मॉल कंपनी बोला जाता था। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल्स में बताया गया है कि कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या फिर उससे कम है, या टर्नओवर 20 करोड़ या फिर उससे कम है, तो उस कंपनी को आज के दिन पे एक स्मॉल कंपनी माना जाएगा। हाँ, ये लिमिट 10 करोड़ और 100 करोड़ तक बढ़ाने का पावर आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लेते कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे मान लेते हैं ईपीए प्राइवेट लिमिटेड, तो ईपीए प्राइवेट लिमिटेड है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, मान लेते हैं उसका पेड अप शेयर कैपिटल है लगभग 1.5 करोड़ रुपया, और जिसका टर्नओवर मान लेते हैं कुछ तो 10 करोड़ रुपया। तो पहले जब ये प्रोविजन, ये अमेंडमेंट नहीं आता था, तो इस ईपीए प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग स्मॉल कंपनी नहीं बोलते थे, बिकॉज इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आज की तारीख पे नाउ इसको क्या बोला जाएगा, एक स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, बिकॉज इसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो आज की तारीख पे इसको स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, और स्मॉल कंपनी के लिए जितने भी कायदे कानून हैं, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, वो सारे इस स्मॉल कंपनी के ऊपर अप्लाई कर जाएंगे, सारे इस प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई कर जाएंगे जिसका लिमिट इनसे ज्यादा टप नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डेफिनेशन का चेंज आपके स्मॉल कंपनी में आ रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 285, paid up share capital shall not exceed 2 crore and turnover shall not exceed 20 crore। तो यहां पे लिख देंगे that central government has used the power in rules to increase the limit। ओके, अब ये अमेंडमेंट आपके रूल्स में आ रहा है, एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है। एक्ट में अभी भी 50 लाख और 2 करोड़ की लिमिट है, लेकिन रूल्स में जो पावर दे के रखा हुआ है लॉ मेकर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसका यूज कर करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिमिट बढ़ाया हुआ है। स्टिल सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इंक्रीज द पेड शेयर कैपिटल लिमिट टू 10 करोड़ एंड द टर्नओवर लिमिट टू 100 करोड़। तो देखते हैं आगे जाके अगर कुछ चेंज होता है तो वो चेंज को भी हम लोग पढ़ लेंगे, अमेंडमेंट से देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे के सारे अमेंडमेंट्स फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी में यही 2 अमेंडमेंट्स थे, आई गेस दोनों के दोनों अमेंडमेंट्स आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। इसका सेक्शन नंबर आते थे सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22। तो देखते हैं इन सेक्शंस में और रूल्स में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो पहला अमेंडमेंट आपका आ रहा है इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में, दैट इज इनकॉर्पोरेशन के रूल्स में। उसमें रूल नंबर 31, फॉर द वर्ड्स रेसिडेंट इन इंडिया, the words resident, whether resident in India or otherwise shall be substituted। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि साला ये रूल नंबर 31 किसके लिए हुआ करता था। तो ये रूल नंबर 31 जो हुआ करता था वो आपका हुआ करता था फॉर ओपीसी।
तो फॉर डिफाइनिंग वन पर्सन कंपनी आपके ये रूल्स आते थे। तो रूल नंबर 3.1 में ये आपको बताया गया है कि उस रूल नंबर 3.1 में जो भी वर्ड्स आपके रेसिडेंट इन इंडिया थे उसकी जगह पे वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्ट में जाएंगे और एक्ट में देखेंगे कि कहां पे ये एक्चुअली चेंज हुआ है। ओके, सो गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन ओपन द एक्ट फॉर यू। यस, तो हमको जाना है कंपनी के रूल्स में, और रूल्स में आपको जाना है कहाँ पे, रूल नंबर 3.1 में इनकॉर्पोरेशन के रूल्स। तो ये रहे चैप्टर नंबर 2 के कुछ रूल्स, और रूल्स में आ रहे हैं आपके रूल नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वन पर्सन कंपनी। और ये वन पर्सन कंपनी का रूल जो है उसमें रूल 3.1 की बात करें तो ये रूल नंबर 3 और ये रहा सब रूल 1। ठीक है, तो उसमें क्या अमेंडमेंट है देखो, दैट ओनली ए नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। तो आपको जो अमेंडमेंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, फॉर दी वर्ड रेसिडेंट द वर्ड्स वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले यहाँ पे जो आपका रूल नंबर 3.1 है, यहाँ पे आपको ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया अदरवाइज ये अभी ऐड हुआ है। पहले यहाँ पे क्या लिखा करता था, रेसिडेंट इन इंडिया। तो पहले रूल क्या था, कोई भी 1% कंपनी को खोल रहा है तो उस 1% कंपनी को खोलने वाला मेंबर या फिर उस मेंबर का नॉमिनी कौन हो सकता है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन, मतलब जिसको भारत का नागरिकत्व दिया हुआ है, और वो क्या होना चाहिए था, रेसिडेंट ही होना चाहिए था। मतलब मोटा मोटी बात कर ले तो आपकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी कि अगर मान लेते हैं आपको ओपीसी का मेंबर बनना है, यानी कि आपको ओपीसी खोलना है, या उस ओपीसी का आपको नॉमिनी बनना है, यानी कि उस मेंबर का नॉमिनी बनना है, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, आपके लिए एलिजिबिलिटी थी दैट इज आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को 1% कंपनी खोलने की अनुमति नहीं थी, एक नेचुरल पर्सन, और साथ के साथ आप रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, सॉरी आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन हो लेकिन इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाता था, एंड साथ के साथ आपको इंडिया का रेसिडेंट होना बहुत जरूरी था। तो अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो ही जाके आपको ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनना अलाउड था, प्रोवाइडेड आप नेचुरल पर्सन तो होंगे साथ साथ इंडियन सिटीजन होंगे। अब यहां पे आ चुका है चेंज, आप अगर नेचुरल पर्सन हो, ओके कान खोले, आप नेचुरल पर्सन हो, इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया का नागरिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भले ही आप रेसिडेंट हो या नहीं हो, रेसिडेंट और अदरवाइज, रेसिडेंट और अदरवाइज अगर हो तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो, एक ओपीसी को खोल सकते हो। तो आज के दिन पे जरूरी नहीं है कि आपको इंडिया का रेसिडेंट होना ही है, आप रेसिडेंट हो या नहीं हो, आप ओपीसी के मेंबर या उसके नॉमिनी क्या हो सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये रेसिडेंट का जो डेफिनेशन था वो क्या दिया करता था, तो इस रूल के एक्सप्लेनेशन में दिया करता था पहले, that for the purpose of this rule the term resident in India means a person who has stayed in India for a period of not less than 182 days। अब यहाँ पे 120 डेज बताया गया है लेकिन पहले क्या था, 182 डेज। तो फॉर द वर्ड 182 डेज 120 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो आप रेसिडेंट हो या नहीं हो वो कैसे गिना जाए, तो आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मान लेते हैं अभी का फाइनेंशियल चल रहा है 21-22, तो 21-22 में आपको ओपीसी का मेंबर या नॉमिनी बनना है, तो आपको 20-21 में इंडिया में स्टे करना चाहिए था 182 डेज, लेकिन 182 डेज का क्राइटेरिया निकाल करके 120 डेज कर दिया है। मतलब आप अगर 20-21 में अगर इंडिया में 120 दिन रहे हो और अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको 21-22 में क्या माना जाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ओके, रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। ये चेंज हुआ है आपके रेसिडेंट के डेफिनेशन में कि पहले आपको 182 दिन रहना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख पे 120 दिन भी आप रहे तो भी आपको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये रेसिडेंट के डेफिनेशन में चेंज करना बड़ा ही इलॉजिकल है, बिकॉज ऊपर आप बता रहे हो कि भले आप रेसिडेंट हो या नहीं हो आप ओपीसी खोल सकते हो, प्रोवाइडेड बस आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और नेचुरल पर्सन होने चाहिए। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है दैट इज इन माय ओपिनियन इररिलेवेंट अमेंडमेंट, बिकॉज ये जो रेसिडेंट का डेफिनेशन है वो आपके कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन में कहीं पर भी अप्लाई नहीं हो जाएगा, बस इसी के लिए अप्लाई होगा।
बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल, मतलब इस रूल के लिए इस रेसिडेंट का डेफिनेशन बताया गया है, बाकी किसी पर्पस के लिए इस रेसिडेंट का डेफिनेशन अप्लाई नहीं किया जाएगा। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन में कहीं पर भी रेसिडेंट वर्ड नजर आएगा तो उसके लिए आपको 182 दिन ही गिनने हैं बस इस रूल के लिए, बिकॉज वर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस रूल, इस रूल के लिए। टर्म रेसिडेंट का मतलब क्या है, जो 120 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहा, और आज के दिन पे इस रेसिडेंट होना या ना होना आपका रिलेवेंट नहीं करता है। इसलिए ये जो अमेंडमेंट नेक्स्ट आया हुआ है 182 डेज की जगह पे 120 डेज डालना, ये बड़ा ही इलॉजिकल और इररिलेवेंट मुझको लगता है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट दिस थिंग इन द अमेंडमेंट। बस अपने लिए इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट ये है कि आज के तारीख पे अगर मान लेते हैं आप नेचुरल पर्सन हो और साथ के साथ अगर मान लेते हैं आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन, हाँ ये होना जरूरी है, इंडिया के नागरिक होना जरूरी है, आपके पासपोर्ट पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एंड साथ साथ आप रेसिडेंट हो या नहीं हो वो मायने नहीं रखता है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा। तो बस दो ही क्राइटेरिया बनते हैं दैट आप किसी भी ओपीसी के मेंबर या उसके नॉमिनी बन सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका पहला सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट फ्रॉम द ओपीसी। Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.